नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बुधवार शाम लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की। इसमें 10 राज्यों से 72 लोगों के नाम हैं। नागपुर से नितिन गडकरी का भी नाम है, जिनका नाम पहली लिस्ट में शामिल नहीं था और बड़ी चर्चा भी हो रही थी। एक दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले मनोहर लाल खट्टर का भी नाम है, जो हरियाणा के करनाल से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़े राज्य यूपी से एक भी उम्मीदवार का नाम इस लिस्ट में नहीं। हालांकि यूपी में 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम बीजेपी ने पहली ही सूची में जारी कर दिए थे, लेकिन दूसरी सूची में एक भी नाम न होना हैरान करने वाला है। ऐसे में जिन सीटों पर मौजूदा सांसदों के टिकट कटने की चर्चा है, उनकी धड़कनें बढ़ना स्वाभाविक है। अब उनकी निगाहें अगली लिस्ट पर टिकी हैं। बीजेपी ने 2 मार्च को जारी अपनी पहली सूची में 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरीज से 195 कैंडिडेट्स के नाम जारी किए थे। पहली और दूसरी लिस्ट को मिलाकर पार्टी ने अब तक कुल 267 कैंडिडेट्स के नाम जारी कर दिए हैं। यूपी में बाकी बची सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा न होना, इसकी एक बड़ी वजह तो यही है कि अभी कुछ सहयोगी दलों के साथ उसकी बातचीत फाइनल नहीं हुई है। सीटों की संख्या तो लगभग फाइनल है, लेकिन किन सीटों को वो सहयोगी दलों को देगी, इसे लेकर पेच अड़ा हुआ है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने भी उन 17 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ उसे गठबंधन में मिली है, और समाजवादी पार्टी ने भी 31 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे हैं। बाकी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करना बाकी है। वहीं दूसरी ओर सबकी निगाहें बहुजन समाज पार्टी के अगले कदम पर टिकी हैं, और इसी दौरान बीएसपी ने उन 4 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की धड़कनें बढ़ा दी हैं, जहां गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत बताई जा रही है। बहरहाल पहले बात बीजेपी की करते हैं। बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी में राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल सोनेलाल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। एनडीए के तहत सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। हालांकि सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और अपना दल से अभी भी बातचीत चली रही है। बीजेपी ने गठबंधन के तहत राष्ट्रीय लोकदल को 2 सीटें दी हैं, जिसमें बागपत और बिजनौर शामिल है। आरएलडी ने यहां दोनों सीटों से अपने कैंडिडेट भी उतार दिए, जबकि माना जा रहा है कि अपना दल एस को 2, सुभाषपा को 1 सीट दी गई है। जबकि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को बीजेपी अपने सिंबल पर ही चुनाव लड़ाने जा रही है। दूसरी लिस्ट में यूपी का एक भी नाम न होने से तमाम लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी, सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी, कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह से लेकर कई सीटों पर मौजूदा सांसदों के टिकट कटने को लेकर कयास लग रहे हैं। कयास इसलिए भी लग रहे हैं कि इन लोगों के नाम उन 51 सीटों में शामिल नहीं थे, जिसमें ज्यादातर लोगों के टिकट कटने के कयास लग रहे थे, लेकिन कटे नहीं। वहीं बीएसपी ने जिन 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, उनमें पीलीभीत से अनीश अहमद खान, मुरादाबाद से इरफान सैफी, कन्नौज से अकील अहमद पट्टा और अमरोहा से डॉक्टर मुजाहिद हुसैन शामिल है। यानी बीएसपी ने इन 4 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर बीएसपी चीफ मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को एक साफ संदेश दिया है कि गठबंधन करना है तो बीएसपी की शर्तों पर करना होगा, वरना ऐसी ही मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर वो अब खेल खराब कर देंगी। जीत तो पाएंगी नहीं, ये उन्हें भी पता है, और उनके सिंबल पर चुनाव लड़ रहे लोगों को भी। इसकी वजह कुछ और नहीं, बल्कि बीएसपी की अब तक की खामोशी है। यहां तक कि कैंडिडेट अनाउंस करने में भी मायावती सबसे आगे रहती थीं, लेकिन अब तक इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 80 में से यही सिर्फ 4 कैंडिडेट ही उतारे हैं। हालांकि वो घोषणा ये कर चुकी है कि उत्तर प्रदेश की वो सभी 80 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगी। हालांकि मायावती को अभी भी उम्मीद है कि उनकी रणनीति के मुताबिक यदि दलित और मुस्लिम साथ आ गए तो इसका चुनावी फायदा ले सकती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि पहली बात तो सिर्फ दलितों और मुस्लिम वोटों से कोई फायदा नहीं होना है, और दूसरे न तो मुस्लिम और न ही दलित ये भरोसा कर पा रहा है कि यदि वो साथ आ भी गया तो बीएसपी के कैंडिडेट जीत पाएंगे। हाँ, यदि बीएसपी गठबंधन का हिस्सा बनती है तब जरूर उसे फायदा होगा, और तब बीएसपी का वोटर भी उत्साहित होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव को ही ले लें। बीएसपी ने सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन जीता सिर्फ एक।
लेकिन जब वो 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही थी तो उसके 10 उम्मीदवार जीत गए, जबकि उससे पिछले लोकसभा में बीएसपी का कोई कैंडिडेट लोकसभा में नहीं जीत पाया था। यानी बीएसपी का लोकसभा में एक भी सांसद नहीं था 2014 में। बीएसपी के टिकटों पर ही शायद कांग्रेस के 17 और समाजवादी पार्टी के बाकी बचे उम्मीदवारों की घोषणा भी अटकी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 39 और दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों की घोषणा की, लेकिन यूपी से एक भी उम्मीदवार का टिकट फाइनल नहीं किया। यहां तक कि रायबरेली और अमेठी जैसी खास सीटों पर भी। जहां तक मायावती के मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट देने की बात है तो मौजूदा स्थिति को देखते हुए बीएसपी को फायदा होने की स्थिति भले न दिख रही हो, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को नुकसान होने की पूरी संभावना है। इसका ताज़ा उदाहरण आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में देखा जा सकता है, जहां सपा के कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव सिर्फ इसलिए हार गए क्योंकि बीएसपी ने उनके सामने ऐन मौके पर गुड्डू जमाली यानी एक मुस्लिम को टिकट दे दिया। हालांकि अब गुड्डू जमाली सपा में आ गए। बीएसपी ने अभी जिन 4 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं वो सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए बड़ी उम्मीदों भरी सीटें हैं। इन सीटों पर 2019 में सपा बसपा गठबंधन के ही उम्मीदवार जीते थे। यानी 4 कैंडिडेट्स को प्रतीकात्मक रूप से टिकट देकर बीएसपी ने एक बार फिर इन संभावनाओं को मजबूत कर दिया है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन में शामिल होने की बातचीत खत्म नहीं हुई है, बल्कि बीएसपी चीफ मायावती गठबंधन में शामिल होने की अपनी शर्तों को मनवाने की कोशिश में है। जहां तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं का मानना है तो वो हर कीमत पर बीएसपी को गठबंधन में रखना चाहते हैं। यहां तक कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को भी इससे कोई दिक्कत नहीं है, भले ही वो बीएसपी के गठबंधन में आने की संभावनाओं को अब तक खारिज कर रहे हों। बहरहाल बीएसपी के एक अहम नेता बताते हैं कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने का दबाव पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से भी है, लेकिन अंतिम फैसला तो बीएसपी चीफ मायावती को ही लेना है। ये पूछने पर कि यह फैसला वो कब तक ले सकती हैं, तो बीएसपी नेता का कहना था जब चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी और चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को आप शेयर करें, लाइक करें और अपने सुझाव भी हमें अवश्य दें।